Welcome to Reliable Analysis. We are going to read Economics, Class 10, and its third chapter. The heading of the chapter is Money and Credit. Money and Credit. इस चैप्टर में हम लोगों को यह समझना है कि मनी का क्या इंपॉर्टेंस है, मनी का प्रारंभ कब से हुआ, क्या प्राचीन काल से ही मनी का इस्तेमाल यानी रुपया का यानी नोट का इस्तेमाल हो रहा था वस्तुओं को खरीदने बेचने के लिए, इसके इस्तेमाल से किस प्रकार की सुविधा हम लोग को मिल रही है, साथ ही साथ मनी का कितना रूप है, कितने प्रकार के मनी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो भी हम लोग को इसमें पढ़ना है। इसमें इस चैप्टर में हम लोग को बैंक की फंक्शनिंग, बैंक की एक्टिविटीज का भी अध्ययन करना है कि बैंक का क्या रोल होता है हमारे इकोनॉमिक लाइफ में, बैंक के इनकम का क्या सोर्स है, बैंक को आखिर काम करने के लिए जो खर्च होता है वो पैसा कहां से आता है, कौन बैंक को अपना एक्सपेंडिचर चलाने के लिए पैसा देता है, यानी बैंक का इनकम क्या है, ये सभी हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ लोन का फायदा है कि लोन का नुकसान है, लोन का फायदा किसको है, नुकसान किसको है, लोन कौन दे सकता है, कहां से लोन लेना चाहिए, कहां से लोन नहीं लेना चाहिए, लोन लेने की क्या शर्तें होती है, ये सब टॉपिक आज हम लोग इस चैप्टर में विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। और लोन देने वाले जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उसमें क्या फर्क है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, कोऑपरेटिव क्या है, ये सब भी इस चैप्टर में हम लोग आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल स्टार्ट करते हैं कि मनी का क्या फायदा है। तो सबसे पहली बात है कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप सबों से आग्रह है कि रिलायबल एनालिसिस एक एजुकेशनल चैनल है, अभी तक अगर इसके चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। जहां तक इस चैप्टर का सवाल है, इस चैप्टर में सबसे पहले कि मनी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का एक साधन है, कोई भी चीज एक्सचेंज करने का। मनी की सहायता से हम गुड्स का एक्सचेंज या सर्विसेज का एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कोई गुड्स यानी सामान बेचना है तो बेच करके मनी ले लेते हैं, खरीदना है तो मनी की सहायता से कोई दूसरा सामान भी खरीद लेते हैं, यानी मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सर्विसेज, सर्विसेज की प्राप्ति की आवश्यकता होती है हमारे पास, डॉक्टर का सर्विस, टीचर का सर्विस, सर्वेंट का सर्विस या कई अन्य प्रकार के सर्विसेज, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, फाइनेंस सर्विस, कई प्रकार के सर्विसेज की आवश्यकता हम लोगों को होती है और इन सर्विसेज के उपयोग के लिए मनी की आवश्यकता है। अगर आपके पास मनी है तो आप सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कोई आदमी मनी अगर है तो हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा सकता है, अगर मनी है तो स्कूल में जाकर के पढ़ सकता है। तो इसका मतलब हुआ स्कूल में पढ़ने का मतलब सर्विस प्राप्त करना, तो सर्विस प्राप्त करने के लिए मनी की आवश्यकता है। किसी गुड्स को परचेज करने के लिए मनी की आवश्यकता है। एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स को खरीदने के लिए भी मनी की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी चमड़ा का जूता बनाता है, तो चमड़ा का जूता बनाता है लेकिन
उसको चाहिए चमड़ा का जूता बेच करके गेहूं खरीदना है, तो कैसे खरीदेगा? तो इसके लिए अगर वो आदमी खोजते चलेगा कि कौन आदमी ऐसा है जो चमड़ा का जूता लेना चाहता है, बदले में वो गेहूं बेचना चाहता है, यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। मान लीजिए कि एक आदमी है जो जूता बना करके बेचता है, लेकिन उसको आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यकता उसको एक गेहूं की। तो वो खोजते चलेगा कि आप गेहूं बेचते हैं क्या, आप गेहूं बेचते हैं क्या? अगर कोई गेहूं बेचने वाला मिल गया तो इतना से उसका काम नहीं चलेगा। गेहूं बेचने वाला जो होना चाहिए उसको जूता खरीदना भी चाहिए, तब नहीं इसका जूता ले लेगा, बदले में गेहूं दे देगा। इसको कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये बार्टर सिस्टम में होता है। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में एक सामान के बदले दूसरा सामान मिलता है। एक सामान के बदले दूसरा सामान मिलता है, लेकिन इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होता है। इस कारण से बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मान लीजिए कि हम चावल उपजाते हैं और हमको जरूरत है कपड़ा का, तो हमको चावल बेच करके कपड़ा लेने का जरूरत होगा। इन बार्टर सिस्टम तो हम लोगों को पूछते चलेंगे कि आपको चावल लेना है, कहेगा कि हाँ, बदले में क्या दीजिएगा? तो कोई कहेगा कि गेहूं देंगे, बदले में कोई कहेगा कि हथियार औजार देंगे, बदले में कोई कहेगा कि एग्रीकल्चरल टूल्स देंगे। तो नहीं, हमको तो चावल देना है, कपड़ा लेना है। तो ऐसा आदमी हमको खोजना पड़ेगा जो चावल हमारा लेने के लिए तैयार हो जाए और बदले में और कुछ नहीं, कपड़ा बेचने के लिए तैयार हो, कपड़ा देने के लिए तैयार हो। ऐसा आदमी खोजना डिफिकल्ट होगा ना। आवश्यकता का दोहरा संयोग यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यह बार्टर सिस्टम में होता है। आप याद रखिए कि जब मनी का प्रचलन इस दुनिया में नहीं था तो हर जगह बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। लोग वस्तुओं को ही एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, लेकिन ट्रेड एंड कॉमर्स वाज वेरी डिफिकल्ट इन बार्टर सिस्टम, क्योंकि इसमें बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होता है, और इस कारण से यह काफी डिफिकल्ट होता है। जिस आदमी को आप चाहते हैं वो आदमी मिलेगा तब तो एक्सचेंज हो पाएगा, और वो आदमी मिलना आसान होता नहीं है। लेकिन अगर बार्टर सिस्टम के बजाय एक्सचेंज किया जाए गुड्स का एंड सर्विसेज का विद द हेल्प ऑफ मनी, इफ थिंग्स आर एक्सचेंज्ड विद द हेल्प ऑफ मनी, देन इट बिकम्स वेरी इजी। अगर आपको चावल बेचना है तो आप चावल बेच देंगे, बदले में मनी आपको मिल जाएगा, रुपया, और उस रुपया से जो कपड़ा बेचने वाला है उसके पास आप जाएंगे, वो मनी दे देंगे तो आपको कपड़ा मिल जाएगा। यानी आपको कहीं खोजना किसी को नहीं पड़ा। एक मोची जो जूता बनाया है और वो खरीदना चाहता है गेहूं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या करेगा कि सीधे जूता को बेच देगा, मनी ले लेगा, और मनी लेकर के जाएगा जहां पर गेहूं बिक रहा है, वहां पर गेहूं ले लेगा और मनी दे देगा। इसका मतलब हुआ कि मनी एलिमिनेट्स द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या बोले? हाँ, फिर से समझिए। मनी एलिमिनेट्स यानी मनी जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को एलिमिनेट कर देता है, समाप्त कर देता है। मनी की सहायता से गुड्स का एक्सचेंज या सर्विसेज का एक्सचेंज करने के लिए
डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सीधे आप मनी के टर्म्स में ये कर सकते हैं एक्सचेंज। अभी भी बाटर सिस्टम का प्रचलन प्राचीन काल में था, लेकिन याद रखिए कि बाटर सिस्टम का कुछ कुछ इफेक्ट अभी भी समाज में बचा हुआ है। देहात में, देहाती क्षेत्रों में अभी भी कुछ कुछ बाटर सिस्टम है। मेरे एक दोस्त कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे यहां देहात में, जल्ला में। तो वहां कोचिंग में जो लड़का लड़की पढ़ता था तो फीस में रुपया बहुत कम आता था, ज्यादातर आता था सब्जी, तो जो है अनाज, चावल, दाल, ये सब चीज आता था फीस के रूप में। सब्जी कम ताजा आता था। हाँ, महीना में ये जब भी आया, बल्कि सप्ताह में पहुंचा दिए। मतलब सब्जी तो एकदम ताजा आएगा, क्योंकि वो लोग उपजाते हैं, तो वो खेत से झोला में भर करके लावेंगे, लग देंगे। तो सब्जी तो मिलता था, चावल दाल तो मिलता था, गेहूं आटा मिलता था, लेकिन नोट बहुत कम मिलता था बेचारे को। खुद हम भी एक दो बार उस एरिया में गए हुए थे। तो मेरा तो वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, लेकिन खाली हमको देखा कि सीनियर टीचर हैं, सर आ गए हैं, तो 2 झोला हमको सब्जी सब ला करके दिया। हम एक और टीचर के साथ गए थे, तो 2 झोला ला करके दिया। तो हम जिस भावना से वो लोग सब्जी ला करके दिया, ताजा खेत से उखाड़ करके मूली, पालक, ये सब क्या क्या, बैगन, जिस भावना से ला करके दिया, वो फीलिंग देख करके हम बहुत खुश हुए। माने कॉमर्शियलिज्म नाम का कोई चीज नहीं था। जो प्राचीन काल में लोग गुरु को दान देते थे, उस टाइप का फीलिंग था। तो वो फीलिंग देख करके हम बड़ा खुश थे। वही दोनों झोला हम सब्जी लिए, और एक झोला जो मेरे साथ थे टीचर, एक झोला उनको दिए, एक झोला हम अपने रखे, लेकर के आए। तो कहने का मतलब है कि बाटर सिस्टम कहीं ना कहीं अभी भी बचा हुआ है समाज में, लेकिन बाटर सिस्टम में काफी डिफिकल्टी होती है, एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन हो नहीं पाता है। लेकिन मनी की सहायता से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। मनी ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को एलिमिनेट कर दिया। तो मनी जो है इंटरमीडिएट का एक प्रकार से काम करता है। मनी की सहायता से मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाता है, और कोई आपको इंटरमीडिएट प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ मनी की आवश्यकता होती है। एक चीज बेचिए, दूसरा चीज आप खरीद लीजिए, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो। तो पहला टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किया कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके अंतर्गत हम लोगों ने स्टडी किया कि मनी की सहायता से हम लोग कोई भी चीज खरीद सकते हैं, कोई गुड्स को, सर्विसेज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो दूसरा फैक्टर हम लोगों ने स्टडी किया कि मनी एलिमिनेट्स द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बाटर सिस्टम का एक कंपलसरी फीचर है। इसी कारण से बाटर सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काफी कम होता है, काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन मनी ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को समाप्त कर दिया। इसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेप की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट कोई सामान बेचिए, मनी लीजिए, मनी की सहायता से कोई और सामान या सर्विसेज आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ मनी। तो मनी की सहायता से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की आवश्यकता नहीं रही, यानी मनी काफी सहूलियत दे दिया लोगों को। मनी की सहायता से एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काफी इजी हो गया। ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ। अब जरा यह स्टडी कीजिए कि मनी का प्रचलन कब से हुआ। क्या प्राचीन काल से, जब से
मनुष्य इस दुनिया में रह रहे तब से मनी का इस्तेमाल हो रहा है? तो इसका आंसर है नहीं। पहले मनी का इस्तेमाल नहीं होता था, पहले बार्टर सिस्टम था, लोगों को मनी की जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसा कि आपने स्टडी किया कि बार्टर सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट। बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की आवश्यकता होती है, आवश्यकताओं के दोहरा संयोग की आवश्यकता होती है, ऐसा आदमी खोजना पड़ता है। इस कारण से बार्टर सिस्टम में लोगों को बड़ी डिफिकल्टी हुई। लोग खोजने लगे कि कोई ऐसा मीडियम हो एक्सचेंज का। तो इंडिया में हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों के अध्ययन से संकेत मिलता है कि सबसे पहले गाय को करेंसी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। गाय, आपको ये महाभारत का एक प्रसंग याद होगा कि द्रोणाचार्य और राजा पांचाल के राजा ध्रुपद दोनों फास्ट फ्रेंड थे स्कूल में। द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे, शिक्षक थे, और राजा का बेटा थे ध्रुपद, पांचाल के राजा का। तो दोनों पढ़ते थे तो साथ में। तो एक ब्राह्मण थे तो ये तो टीचर थे, गरीब थे, और दूसरा राजा का बेटा थे तो वो तो राजा बने। जाकर के एक समय आया तो राजा के गद्दी पर बैठे। तो जब द्रुपद राजा की गद्दी पर बैठे तो द्रोणाचार्य को उस समय बहुत गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। इनका बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था तो बाकी सब बच्चा चिढ़ाता था कि इसको गाय का दूध पीने के लिए नहीं मिलता है। तो कैसे? तो से तुम्हारे मुंह में दूध नहीं लगा हुआ रहता है। तो द्रोणाचार्य की वाइफ यानी इनके बेटा की मां जो है वो क्या काम करती थी कि चावल को पीस करके मुंह में लगा देती थी ताकि देखने में लगे जूठा दूध पिया है, ऐसे उसी का जूठा लगा हुआ है मुंह में, यानी ये भी दूध पिया है, ताकि चिढ़ावे में अदर स्टूडेंट्स। लेकिन द्रोणाचार्य गरीब थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब ध्रुपद बैठ गए गद्दी पर, राजा बन गए, तो वो जाकर के उससे मुलाकात किए, कहे कि तुम अब गद्दी पर बैठ गए हो, तुम मेरा दोस्त हो, अब इस गरीब ब्राह्मण का भी कुछ सहायता करो। तो राजा तुरंत अपना गिरगिट की तरह रंग बदल लिया और राजा ने कहा कि दोस्त तुम्हारे थे, स्कूल में पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, तब दोस्त थे। अब मैं राजा, तुम रंग, अब कहां से दोस्ती? तो दोस्ती समान हैसियत वाले में होती है। तुम अपना हैसियत देखो, ब्राह्मण, तुम राजा से दोस्ती करने आए हो। द्रोणाचार्य अपमानित होकर के वहां से लौट गए। ये बात उन्होंने अपना शिष्यों को बतलाया कि देखो ऐसा ऐसा आज घटना हुआ। तो इनके जो शिष्य थे, एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। तो इन लोगों ने कहा कि मैं जाता हूं, उसको गिरफ्तार करके लाता हूं आपके सामने। तो पहले कौरव हो गया, सब जाकर के अटैक कर दिया पांचाल राज्य पर, अटैक कर दिया, लेकिन हार गया कौरव, नहीं गिरफ्तार कर सका। तब इधर से पांडव गया, वो सब आक्रमण कर दिया उस राज्य पर, आक्रमण कर दिया, तब हरा दिया उसको, द्रुपद को, और राजा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके द्रोणाचार्य के कदमों में ला करके झुका दिया। ये महाभारत का प्रसंग है। तो उस समय द्रोणाचार्य ने उससे दंड में क्या कहा? कहा कि तुमने गलती किया, तुमने गद्दी पर बैठ करके अभिमान का प्रदर्शन किया, और इसके लिए तुम दंड दो, तुम अपना राज्य का आधा हिस्सा हमको सौंपो, हैंड ओवर करो, और प्लस मैंने कई हजारों गाय का डिमांड किया, कितना हजार गाय तुम हमको हैंड ओवर करो, तब जाकर के तुमको हम मुक्त करेंगे। कहने का मेरा मतलब है कि गाय का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही भारत में करेंसी के रूप में हो रहा था। अनाज का इस्तेमाल भी करेंसी के रूप में होता था, लेकिन
ऋग्वेदा के विश्लेषण से पता चलता है कि वैदिक काल में निष्क नामक सोने की मुद्रा का प्रचलन था। प्राचीन भारत में वैदिक काल में निष्क नामक सोने की मुद्रा का प्रचलन था। कितना प्रचलन था ये तो हम नहीं कह सकते हैं, सिर्फ संकेत इसका मिलता है ऋग्वेदा में। इसलिए कितना ज्यादा प्रचलन था, आम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते थे शायद, क्योंकि अन्य जगहों पर कहीं संकेत इसका नहीं मिलता है। अन्य जगहों पर वैदिक काल में सोने के सिक्के का प्रचलन का संकेत नहीं मिलता है। इस कारण से हम मानते हैं कि बहुत कम इस्तेमाल होता था। खैर, बाद में चल करके जो है मेटलिक करेंसी का प्रयोग होने लगा, सोना का, चांदी का करेंसी, और ये हाल तक ब्रिटिश शासन काल तक प्रयोग होता रहा मेटलिक करेंसी का। मेडावल टाइम में भी मेटलिक करेंसी, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के इत्यादि का प्रयोग होता था। ये जो करेंसी था इसका अपना वैल्यू था, करेंसी का ही उतना वैल्यू था। यानी सोना का एक सिक्का दिए तो वो सोना का सिक्का का ही वैल्यू था कि उसका जितना कॉस्ट होगा, उसका जितना सेलिंग प्राइस होगा, उतना का उसका परचेजिंग पावर होगा। चांदी का सिक्का उसका अपना प्राइस था, सिक्का का ही प्राइस था। सोने का सिक्का और चांदी के सिक्के का जब अभाव होने लगा तो मेडावल टाइम में एक सुल्तान था जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को भारत में पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। लोग उसको पागल सुल्तान कहते हैं। पागल इसलिए कहते हैं कि उसने कई ऐसे स्टेप्स लिए थे जो समय से बहुत आगे थे। तो समय से जो आदमी बहुत आगे रहता है उसको भी तो पागल ही लोग ने कहता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था, टोकन क्वाइंस, तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था, यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो देखिए, जो सोना का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, उसका अपना आपको परचेजिंग पावर था, उसका अपना कॉस्ट प्राइस था। लेकिन तांबा का सिक्का जब प्रचलित किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो ये एक प्रकार का टोकन क्वाइंस था, सांकेतिक मुद्रा था। इसको बेचने से जितना इनकम होता उससे ज्यादा उसका वैल्यू रखा गया था। सोने और चांदी की जगह पर तांबा का सिक्का काम करने का था। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक, जैसा कि आपको बतलाए, कि समय से काफी एडवांस था वो। इस कारण से जितना प्लानिंग वो बनाते रहता था, हमेशा जितना प्लानिंग बनाया ज्यादातर अनसक्सेसफुल रहता था, लेकिन गलत नहीं रहता था। टोकन क्वाइंस का प्रचलन किया तो लोगों ने उसकी बड़ी आलोचना की, और क्या हुआ कि लोग घर घर में तांबे का सिक्का बनाने लगे। लोग लेने के लिए सोना का और चांदी का सिक्का लेते थे, और देने के समय तांबा का सिक्का देते थे। समझ रहे बात को? सब खोजता था कि सोना का और चांदी का सिक्का हमको दे दो, अब तांबा का ले लो, ये चलता है ना, ले लो तांबा का। ऐसे चलेगा ना? सब मांगेगा खाली सोना चांदी का, अब देगा तांबा का। ये ऐसे ये इस प्रकार से ट्रांजैक्शन तो होने का है नहीं। घरे घर तांबा का सिक्का बनाना शुरू कर दिया लोग। अंतिम में सुल्तान को समझ में आया कि मेरा योजना नहीं सफल हुआ, तो उसने ऑर्डर दिया कि जितना तांबा का सिक्का चलाए थे सब ला करके लौटा दो हमको, और सब उसके बदले सोना और चांदी का सिक्का ले जाओ। और नतीजा हुआ कि जितना सुल्तान चलाया था तांबा का सिक्का, वो तो सब लौटेबे किया। जितना नकली सिक्का लोग घरों में बना रहा था, वो भी जा करके लौटा दिया सुल्तान को, और उसके बदले में सोना चांदी का सिक्का ले लिया। और सुल्तान का ऑर्डर था तो सब ला करके दे रहा था, सब अपने घर में बना करके तांबा का सिक्का लेकर पहुंचाता था, बदले में सोना का सिक्का मिल जाता था।
और सुल्तान तो अपना ऑर्डर देकर के फंस गए। तो क्या हो रहा है, मैंने तांबा का सिक्का का राजमहल में पहाड़ खड़ा हो गया, इतना तांबा का सिक्का आपाधापी सब जमा करना शुरू कर दिया। और तो राजा महाराजा के पास सोना रहता था जी, तो उसका खजाना खाली हो गया, सबको सिक्का बांटते बांटते वो अपने कंगाल बन गया सुल्तान। लेकिन करे क्या, वो उसका ऑर्डर है तो वो पालन कर रहा था अपना ऑर्डर का। जैसे सुल्तानों के शासन काल में क्या था, वो तो ऑर्डर दे दिया, वो खुद थोड़ी करता है, तो जो उसका ऑर्डर पालन करने वाला वो अपना कर रहा है, जो ऑर्डर मिल गया वो उसका पालन कर रहा है। कहने का मतलब है कि ये टोकन कॉइन्स के प्रचलन का प्रयास मेडावल टाइम में किया गया था, मध्यकाल में हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। उस समय उनकी काफी आलोचना हुई थी, लेकिन ब्रिटिश ने भी टोकन कॉइन्स के प्रचलन का प्रयास किया। जब ब्रिटिश शासनकाल में सोने और चांदी का अभाव हो गया और इकोनॉमी का साइज बढ़ गया, तो ब्रिटिश ने पेपर नोट्स इशू किया। पेपर नोट्स, 5 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट लिख करके इशू कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। ये टोकन कॉइन्स था, ये रुपया जो कागज का है, इसका अपना कोई वैल्यू नहीं है। कागज बेचेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, एको पैसा नहीं मिलेगा कागज का, लेकिन लिखा हुआ है इसमें अगर 100 रुपया, और ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसका सिग्नेचर है, गवर्नमेंट का इशू किया हुआ लीगलाइज ये पेपर है, इस कारण से 100 रुपया का इसका एक्सचेंज पावर है। क्योंकि सरकार ने नियम बना दिया कि इसका जो एक्सचेंज पावर लिखा हुआ है उतना एक्सचेंज करने से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए 100 रुपये लिखा हुआ है तो 100 रुपये का लेके जाइएगा तो मार्केट में सामान आपको मिल जाएगा, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि कानून बना हुआ है। तो ये हुआ टोकन कॉइन्स। ब्रिटिश शासनकाल में टोकन कॉइन्स का, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। अभी भी आप देखते हैं निकेल के सिक्के का प्रचलन है, पेपर नोट्स का प्रचलन है, लोग ये सब करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। अब सोने के चांदी के सिक्के का प्रचलन तो है नहीं। सोना का सिक्का जो था तो उसमें लोग क्या करते थे कि सिक्का लेकर के उसका कोना थोड़ा सा काट लेते थे। अब सोना तो जानते हैं बहुत महंगा होता है, तो थोड़ा सा सोना काट लिया, दूसरा सिक्का या उससे थोड़ा सा काट लिया, अब ऐसे काटते काटते एक कनवाली बन गया, एक अंगूठी बन गया। समझ रहे बात को? ये समस्या शेर शाह, जब मेवाड़ टाइम में शेर शाह जब भारत का शासक था तो उस समय ये समस्या काफी गंभीर हो गई। जो सोना लेता था किनारे थोड़ा सा काट लेता था। तो शेर शाह ने क्या उपाय निकाला कि करेंसी के किनारे में लाइन बनाना शुरू कर दिया, ऑर्डर दिया कि लाइन बनाओ। और आज भी आपका जो कॉइन्स रहता है उसके किनारे में लाइन बना हुआ रहता है। देखिए आप 10 रुपया का, 5 रुपया का, 20 रुपया का जो भी सिक्का है उसमें आप गौर से देखिए कि किनारे में से लाइन खींचा हुआ रहेगा। ये लाइन सबसे पहले खींचने का काम किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। और इसका कारण था वही कि सोना चांदी के सिक्के में लोग काट लेता था थोड़ा सा, उसी से। तो वजन कहां होता है सिक्का का? वो तो अभी भी नहीं होता है, सोना का होता है। नहीं तो सिक्का चूंकि लार्ज स्केल पर प्रचलित था ट्रांजैक्शन में, तो लार्ज स्केल पर सिक्कों का आप वेइंग कहां कर सकते हैं? सोना का वेइंग यानी माप तोल करने के लिए आपको गोल्ड स्मिथ होता है, तो हर जगह आपको नहीं मिल सकता है, इसलिए वो सिस्टम नहीं था तोलने का, सिर्फ उसको देख करके एक्सचेंज होता था। सोने का अपना एक्सचेंज वैल्यू था। तो इस प्रकार से करेंसी का धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ। आपने देखा कि ब्रिटिश शासनकाल में पेपर नोट्स आ गया, टोकन कॉइन्स का प्रचलन तो मेवाड़ टाइम में ही शुरू हो गया था, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में पेपर नोट्स का प्रचलन हो गया। आजादी के बाद भी पेपर नोट्स का
इस्तेमाल मुख्य रूप से होता है और साथ ही साथ कुछ क्वाइंस का होता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंटाइटल्ड टू इशू पेपर नोट्स। पेपर नोट्स इशू करने का अधिकार आरबीआई के पास है और उसमें आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है पेपर के ऊपर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रेगुलेशन है कि कोई भी इस नोट को एक्सचेंज करने या एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं कर सकता है। और इस प्रकार से गवर्नमेंट की एजेंसी आरबीआई का इशू किया हुआ है। आरबीआई के अलावा कोई और पेपर नोट नहीं इशू कर सकता है। अगर कोई पेपर नोट बनाता है तो वो फेक करेंसी हो जाएगा, वो नकली नोट हो जाएगा और वो कानून की कार्रवाई उसके ऊपर हो जाएगी। तो इस तरह से सिर्फ आपको आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया है पेपर नोट्स इशू करने के लिए और सभी लोगों को वो नोट इस्तेमाल करना है। कोई उस नोट को रिफ्यूज नहीं कर सकता है। जो रिफ्यूज करेगा वो कानूनन दंड का भागी होगा। यानी जो आप लोग देखते होंगे कि मार्केट में कोई कोई सिक्का को लेने से इनकार कर देता है ना, कभी कभी तो बैंक पोस्ट ऑफिस भी लेने से इनकार कर देता है। तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि जो सिक्का को लेने से इनकार कर देता है, चाहे वो बैंक है या पोस्ट ऑफिस है या कोई दुकानदार है, वो कानूनन जुर्म कर रहा है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रेगुलेशन है कि कोई भी इंडिया का नागरिक उसको एक्सेप्ट करने से और एक्सचेंज करने से इनकार नहीं कर सकता है। अब इसके बाद तो ये तो हम लोगों ने स्टडी किया कि आज पेपर नोट्स का मुख्य रूप से प्रचलन है। आज मुख्य रूप से टोकन क्वाइंस का प्रचलन है। करेंसी का एक और मॉडर्न टाइम में फॉर्म है और वो है बैंक डिपॉजिट। लोगों को महीना भर काम करते हैं, ज्यादा पैसा हो जाता है, यानी जितना सैलरी मिला, सैलरी का कुछ पैसा खर्च किया घर में और जितना बच गया उसको लोग क्या करते हैं कि एक बैंक में अकाउंट खुला लेते हैं। अब बैंक में अकाउंट खुला करके उसमें जमा कर देते हैं, डिपॉजिट। इसको कहा जाता है बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट को भी एक प्रकार का करेंसी माना जाता है, क्योंकि बैंक डिपॉजिट को आप जब भी चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप जिस दिन जमा किए हैं उसी दिन 5 मिनट के बाद चाहे तो निकाल ले सकते हैं, कभी भी ऑन डिमांड। बैंक में जो डिपॉजिट होता है डिपॉजिटर का, तो डिपॉजिटर कभी भी विड्रॉ कर सकता है उस अमाउंट को। इसलिए इस बैंक में डिपॉजिट को कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट जो है यह भी एक प्रकार का करेंसी का रूप है। दूसरी बात कि बैंक जो लोगों का पैसा एक्सेप्ट करती है, तो इससे न सिर्फ लोगों को यह फायदा होता है कि उनका सरप्लस अमाउंट बैंक में रखा रहेगा सुरक्षित, बल्कि बैंक उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी लोगों को देती है। तो लोगों को मनी की सुरक्षा भी मिलती है, लोगों को बैंक में जमा हुआ अमाउंट पे इंटरेस्ट भी मिलता है और जब चाहें तब उस मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। तो इस तरह से डिमांड डिपॉजिट का कई प्रकार का बेनिफिट है कि उससे कुछ इनकम भी हो जाता है, कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाता है बैंक में। जब आवश्यकता हुई तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं। हमारा मनी भी जो सरप्लस मनी है, जो सेविंग है, वो सुरक्षित रहा, बैंक में जमा रहा। तो डिमांड डिपॉजिट जो है ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है।
ये करेंसी का एक रूप है। अब डिमांड डिपॉजिट का एक और फॉर्म है जो मनी के रूप में इस्तेमाल होता है, जो काफी दिलचस्प है, और वो है चेक। बैंक में जो आपका बैलेंस है उसके अगेंस्ट में एक डिपॉजिटर को चेक इशू करने का राइट होता है। किसी को आप बैंक से अपना डिपॉजिटेड अमाउंट विड्रॉ करके देने के बजाय सीधे चेक जो है इशू कर दिए, तो चेक का मतलब हुआ एक प्रकार का डॉक्यूमेंट जिसके माध्यम से एक डिपॉजिटर अपने बैंक को आदेश देता है कि इतना अमाउंट फलाना व्यक्ति को, फलाना इंस्टीट्यूशन को दे दिया जाए। ये एक पेपर का फॉर्म होता है चेक, जो एक प्रकार का मनी का कार्य करता है, यानी मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है चेक। तो नहीं अमाउंट रहेगा तब तो जो है क्राइम हुआ। तो चेक का डेफिनेशन है कि अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम चेक हैज बीन इशूड। अब रिसेंट टाइम में डिजिटल मनी का आ गया है प्रचलन, यानी चेक फैसिलिटीज से भी अब ज्यादा दुनिया बढ़ गई है। अब हमारे कंट्री में आ गया है डिजिटल मनी। इसमें क्या है, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। इसके अंतर्गत क्या है कि आप गूगल पे, आपको पेटीएम, पे फोन इत्यादि, भारत पे बहुत प्रकार का कंपनी है जिसके माध्यम से आप अपने बैंक डिपॉजिट का हर समय ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन उसकी सहायता से कर सकते हैं। आपका जो मनी बैंक में डिपॉजिटेड है, यानी जो बैंक डिपॉजिट आपका है, जिसको कि डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है, उसके लिए अब चेक भी इशू करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपके हाथ में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में सिर्फ क्लिक कीजिए, जिसको आप पैसा देना चाहते हैं उसको चला जाएगा। छोटा से छोटा अमाउंट, बड़ा से बड़ा अमाउंट डिजिटली ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांजैक्शन में अब नोट की आवश्यकता काफी घट गई है, चेक की उपयोगिता भी काफी कम हो गई है। अब लोग यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। यूपीआई की नकल भारत से धीरे धीरे करके संसार के अन्य देशों में भी हो रहा है। सभी देशों में अब धीरे धीरे करके अपनाना शुरू कर दिया है यूपीआई। और इस तरह से ये डिजिटल करेंसी का एक नया, यानी एक नया न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ करेंसी है डिजिटल करेंसी, जिसके अंतर्गत यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन होता है। लोग क्या करते हैं कि पॉकेट में पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल रहना चाहिए। पहले लोग पैसा लेकर के चलते थे तो ट्रेन वगैरह में पॉकेट मार होता था, पैसा निकाल लेता था। अब पैसा ही नहीं कोई लेकर चलता है, अब सिर्फ मोबाइल लेकर के चलता है। तो अब मोबाइल का चोरी होता है, अब मोबाइल की चोरी हो रही है ट्रेनों में। हालांकि मोबाइल की चोरी होने के बाद भी इतना आसान नहीं है उससे पैसा निकाल लेना। हाँ, मोबाइल जरूर चोरी हो जाती है लेकिन पैसा नहीं निकल पाता है। हम देखें कुछ आदमी का मोबाइल चोरी हुआ तो उसमें गूगल पे था तो पैसा नहीं निकाल पाया। मोबाइल का जो मैन्युफैक्चरर है उसको धीरे धीरे कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहिए जिससे कि एक आदमी से मोबाइल अगर कोई छीने तो दूसरा आदमी के यहाँ वो काम ही नहीं कर सके। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक ऐसा नहीं है। तो अभी हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न करेंसी का स्टडी किया। अब हम लोग बैंक के एक्टिविटी का जिक्र करते हैं। अभी आपको बतला रहे थे कि जिस व्यक्ति के पास सरप्लस अमाउंट होता है,
जिस व्यक्ति के पास अपने एक्सपेंडिचर खर्च से ज्यादा अमाउंट होता है, वो व्यक्ति उस मनी को जाकर के जमा कर देता है बैंक में। सवाल उठता है कि बैंक इस मनी का क्या करता है। बैंक न सिर्फ सुरक्षा देता है आपके मनी को, बल्कि उस पर इंटरेस्ट भी देता है। तो सवाल उठता है कि बैंक कैसे करता है, बैंक का अपना सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या बैंक को सरकार देती है ऐसा करने के लिए पैसा? नहीं, बैंक का अपना सेल्फ डिपेंडेंट वर्क है। बैंक जो डिपॉजिटर का मनी लेती है, उस डिपॉजिटर के मनी में से एक स्मॉल अमाउंट, आमतौर पर 15%, जैसे अगर आप डिपॉजिटर हैं, आपने बैंक में 100 रुपया जमा किया, तो आपके अमाउंट में से 15 रुपया बैंक रख लेती है। इसको कहा जाता है कैश बैलेंस। कैश बैलेंस के रूप में 15 रुपया आपका रख लेती है बैंक। काहे के लिए रखती है? कि हो सकता है कि अगर फिर आप लौट करके आ जाइए पैसा निकालने के लिए, या कोई और आदमी आए तो उसको देने के लिए पैसा होना चाहिए बैंक में। तो उतना, जैसे आप 100 रुपया जमा किया, कोई 10,000 किया, कोई 5 लाख किया, कोई 20 करोड़ किया, तो सब एक ही बार में नहीं ना आ जाएगा विड्रॉ करने के लिए। कुछ आदमी आएगा, थोड़ा थोड़ा कुछ मनी डिमांड करेगा, तो उतना के लिए जो लगभग 15%, लगभग, ये भी फिक्स नहीं है, ये भी चेंजेबल है, वेरिएबल है, आरबीआई के द्वारा वेरी होता है। तो लगभग 15% कैश बैलेंस रखा जाता है। बाकी आपका 100 रुपया जमा किए थे, तो 85 रुपीज जो बचा, उस अमाउंट को बैंक क्या करती है? लोन एक्टिविटीज में इस्तेमाल करती है। यही बैंक का असली फंक्शन है, लोन एक्टिविटी करना। यानी कोई बोरोवर आया बैंक के पास लोन लेने के लिए, तो बैंक उसको लोन देती है। कोई जमीन खरीदने के लिए, कोई मकान खरीदने के लिए, कोई गाड़ी खरीदने के लिए लोन मांगने आया, तो बैंक उसको लोन देती है। तो आपका जो पैसा उसके यहां बैंक में रखा हुआ है, आपने स्टडी किया कि 100 रुपया आपने जमा किया, तो 85 रुपीज का लोन एक्टिविटी में बैंक इस्तेमाल करेगी। तो वो पैसा को बैंक क्या करेगी कि कोई लोन लेने के लिए आएगा बोरोवर, उसको दे देगी, और बोरोवर से हायर इंटरेस्ट रेट लेगी बैंक। आप डिपॉजिटर हैं तो आपको बैंक कम इंटरेस्ट रेट देगी। यानी आपका पैसा में से ही कुछ पैसा बचा करके बैंक ने दूसरे को लोन दिया, आपको कम इंटरेस्ट दिया आपके अकाउंट पर, और जिसको लोन दिया उससे हायर इंटरेस्ट बैंक ने प्राप्त किया। और इस तरह से डिपॉजिटर को देने वाला इंटरेस्ट और बोरोवर से लेने वाला इंटरेस्ट, दोनों का जो डिफरेंस होता है, वो किसका इनकम होता है? यही बैंक का इनकम है। यानी बैंक का अपना कोई काम नहीं है, बैंक का और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बैंक डिपॉजिटर का पैसा लेती है और उसको बोरोवर को देती है। डिपॉजिटर को भी कुछ इंटरेस्ट देती है, बोरोवर को उससे ज्यादा बोरोवर से इंटरेस्ट लेती है। तो दोनों के इंटरेस्ट का जो डिफरेंस हुआ, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोवर, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिटर, दोनों का जो इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस हुआ, ये बैंक का इनकम हुआ। इसी इनकम के लिए बैंक काम करती है। और इस तरह से आपने स्टडी कर लिया कि बैंक का मेन एक्टिविटी है लोन लेना देना। लोन देना बैंक का मेन एक्टिविटी है। तो इस तरह से बैंक, आपने स्टडी किया कि बैंक मेडिटेट करती है, मध्यस्थता करती है, किसके किसके बीच? डिपॉजिटर और बोरोवर। जो डिपॉजिटर है उसका पैसा ले ली, बोरोवर को दे दी, तो मध्यस्थता हुआ ना।
मीडिएशन का काम हुआ, यही बैंक का काम है, मध्यस्थता करना। तो बैंक्स मेडिटेट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, जिसके पास सरप्लस मनी है और जिसको मनी की आवश्यकता है, दोनों के बीच मध्यस्थता करने का काम बैंक करती है। तो सरप्लस फंड यानी डिपॉजिटर एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स यानी बोरोवर्स। तो बैंक जो है, बैंक से चार्ज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स, और द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब एक और बात यहां पर जिक्र करना है, अभी आपने स्टडी किया लोन का कि बहुत सारे लोग लोन लेते हैं। लोन लेना इकोनॉमिक लाइफ में एक प्रकार का जरूरी काम होता है, क्योंकि कोई भी आदमी, कोई इंटरप्राइज, कोई उद्यम, कोई इंडस्ट्री, कोई दुकान, कोई स्कूल, कॉलेज, कुछ भी आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू इंटरप्राइज, कोई भी नया आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको मालूम है कि उसमें काफी कैपिटल की आवश्यकता होती है, काफी पूंजी लगती है। उतना पूंजी हर एक आदमी के पास सुरक्षित हर समय तो हो नहीं सकता है। तो उपाय क्या है? लोन लेना। लोन लेने के लिए व्यक्ति किसके पास जा सकता है? बैंक के पास जा सकता है, नहीं तो मनी लेंडर के पास जा सकता है। मनी लेंडर, ट्रेडर, यूजर यानी सूदखोर, ये सब भी मनी देते हैं, और बैंक का काम भी है मनी देना, कोऑपरेटिव का काम भी है मनी देना, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम भी है मनी देना। सभी में कुछ फर्क है। एक मनी लेंडर जो है वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। लोगों को जब लोन की आवश्यकता होती है तो लोग मनी लेंडर के पास बड़ी आसानी से चले जाते हैं, क्योंकि मनी लेंडर के पास ना तो कोई कोलेट्रल की आवश्यकता होती है। कोलेट्रल मतलब कोई कैपिटल अमाउंट जो उसके पास सुरक्षित रहना चाहिए। तो मनी लेंडर के पास न तो कोलेट्रल की आवश्यकता होती है, न डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है। मनी लेंडर जो है लोकल आदमी रहता है, आपका जान पहचान का आदमी रहता है। वो आपको सिर्फ मौखिक रूप से रिक्वेस्ट करने पर ही मनी दे देगा। मनी लेंडर काफी दबंग आदमी रहता है और काफी हायर इंटरेस्ट का रेट वो वसूल करता है। और मनी लेंडर जो अमाउंट दिया वो इंटरेस्ट बोरोवर जमा करते करते बिक जाता है। घर द्वार खेती वगैरह बिक जाता है, देना मुश्किल रहता है। इतना हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी लेंडर लेता है। मनी लेंडर, यूजर, ट्रेडर इस प्रकार का जो है लोन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अधिक होता है। और गरीब लोग जरूरत पर ले लेते हैं लोन, लेकिन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के चलते कभी वापस नहीं कर पाते हैं, और इस कारण से उनका सोना चांदी का जो गिरवी में रखते हैं या जमीन मकान वगैरह वो चला जाता है। लेकिन एक दूसरा है बैंक। बैंक से लोन लेना, बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम होता है, इसलिए बैंक से अगर लोन कोई लेता है तो उसका घर, खेत, सोना चांदी बिकने का चांस कम रहता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है। इसलिए बैंक से लिया गया लोन बढ़ता है कम। लेकिन बैंक से लोन लेना बहुत आसान काम नहीं रहता है।
क्योंकि बैंक में काफी अधिक प्रोसेसिंग होता है, बहुत ऑफिशियल वर्क होता है, दौड़ धूप की चीज होती है, कई प्रकार की खाना पूर्ति, लाल फीताशाही का काम होता है बैंक में। आपको डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है, कई प्रकार का डॉक्यूमेंट्स बैंक मांगता है, और वो डॉक्यूमेंट आमतौर पर अशिक्षित आदमी, जो अनपढ़ आदमी है, गरीब आदमी है, उसके पास उतना डॉक्यूमेंट नहीं होता है। इस कारण से आम आदमी को जाना पड़ता है किसके पास? मनी लेंडर के पास, क्योंकि मनी लेंडर को ना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, ना कोई कोलेटरल चाहिए, वो तुरंत लोन दे देता है। गिरवी में चाहिए नहीं तो बिना गिरवी के भी देता है, यानी विदाउट कोलेटरल भी देता है। वो दबंग आदमी रहता है, वो कब्जा कर लेगा, मनी दे देगा, नहीं लौटाइएगा, वो आपका घर पर, खेत पर, कुछ पर भी कब्जा कर लेगा। तो इस तरह 2 सोर्सेज आपको है लोन देने का। जरा एक केस स्टडी कीजिए। एक सलीम नाम का सज्जन है, जूता बनाता है। त्योहार में उसको एक बड़ा ट्रेडर ने ऑर्डर दिया, 3000 जोड़ी जूता बनाने का ऑर्डर दिया सलीम को। 3000 जोड़ी जूता बनाने के लिए सलीम के पास रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड नहीं था। रॉ मटेरियल चाहिए और वर्कर को तनख्वाह देने के लिए पैसा चाहिए, यानी वर्किंग कैपिटल इतना सलीम के पास नहीं था। तो सलीम ने क्या किया कि 3000 जोड़ी जूता के लिए जिस ट्रेडर ने ऑर्डर दिया, उसी ट्रेडर से 1000 जोड़ी जूता का एडवांस ले लिया कि आप दीजिए, हम रॉ मटेरियल वगैरह कर देंगे। ये एक प्रकार का लोन हुआ। दूसरा, सलीम गया और जो लेदर सप्लायर था उससे लेदर ले लिया कि आपको 1 महीना हम बना करके जो है आपका जितना अमाउंट होगा उतना हम आपको वापस कर देंगे। और इस प्रकार से रॉ मटेरियल भी मिल गया सलीम को और कुछ मनी भी मिल गया लार्ज ट्रेडर से जिसने ऑर्डर किया था। सलीम ने त्योहारी सीजन में 3000 जोड़ी जूता ट्रेडर का जो ऑर्डर था उसको पूरा कर दिया। ट्रेडर को समय पर मिल गया 3000 जोड़ा जूता, जितना टोटल अमाउंट था ट्रेडर ने दे दिया सलीम को। सलीम उस पैसे से जो लेदर का ट्रेडर था उसको लेदर का पैसा दे दिया और इस प्रकार से सलीम को प्रॉफिट हो गया। तो आपने देखा कि क्रेडिट यानी उधार यानी लोन इन दिस कंडीशन गेव बेनिफिट टू सलीम। सलीम को इस कंडीशन में बेनिफिट हुआ, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है। हर एक परिस्थिति में क्रेडिट प्रॉफिटेबल नहीं होता है। एक और केस स्टडी है सपना का। सपना एक फार्मर है, ये लोन लेती है बीज के लिए, खाद के लिए, खेती के लिए, और लोन लेकर के ये मूंगफली यानी ग्राउंड नट का फसल लगाती है, लेकिन फसल हो नहीं पाती है। सपना का जो पैसा लोन लिया हुआ था मनी लेंडर से, वो मनी लेंडर से पैसा लगातार बढ़ता चला जाता है। दूसरे साल फिर सपना को फसल बोने के लिए फिर लोन लेना पड़ता है। दूसरे साल सपना का क्रॉप्स जो है हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ कि दोनों साल का लोन चुका सके। नतीजा क्या हुआ कि अब तक इंटरेस्ट का रेट काफी बढ़ गया। अब जो मनी लेंडर दिया था लोन,
उसने दबाव डालना शुरू किया। तो सपना ने क्या किया कि अपने जमीन का एक भाग बेच दिया और बेच करके मनी लेंडर का लोन का अमाउंट चुका दिया। तो आपने देखा कि लोन एक सेंस में सलीम को बेनिफिट दिया, लेकिन वही लोन दूसरे सेंस में स्वप्ना को कर्ज के जंजाल में फंसा दिया और अपना जमीन भी जो है बेचना पड़ा। इसको कहा जाता है डेट ट्रैप। डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल में फंसना। अगर फॉर्मल सेक्टर, लोन देने वाला सेक्टर दो होता है, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोऑपरेटिव इत्यादि आते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत मनी लेंडर, ट्रेडर, यूजर्स, फ्रेंड्स इत्यादि से लोन लिया हुआ आता है। तो आपने देखा कि स्वप्ना जो है मनी लेंडर से लोन ली थी और लोन लेने के बाद क्रेडिट उसका इतना पेनफुल हो गया कि उसने अपना जमीन का एक भाग बेच दिया। और इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रेडिट लेना तो अच्छी चीज है, लेकिन हर एक सेंस में क्रेडिट बेनिफिशियल नहीं होता है। कभी कभी क्रेडिट यानी लोन डेट ट्रैप में फंसा देता है, कर्ज के जाल में फंसा देता है। लोग कर्ज के जाल में ऐसा फंस जाते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अपना जमीन, मकान, गाड़ी इत्यादि बेचना पड़ जाता है लोगों को लोन लेकर के। तो लोन लेना भी जरूरी है, बिना लोन के लोगों का काम भी नहीं चलता है। लेकिन लोन लेने से लोग कंगाल भी हो जाते हैं, तो इस तरह से डेट ट्रैप में भी फंस जाते हैं। तो इस तरह से ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो कोई भी क्रेडिट यानी कोई भी लोन, उधार का कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। जैसे इंटरेस्ट रेट लोन का कितना होगा, ये एक टर्म ऑफ आपको क्रेडिट है। इसके अतिरिक्त कितना टाइम में बॉरोवर कितना टाइम में चुका देगा लोन, ये भी एक टर्म ऑफ क्रेडिट है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। और इसके अतिरिक्त लेंडर कोलेट्रल का डिमांड कुछ कर सकता है। लेंडर जो मनी दे रहा है वो कोलेट्रल का भी डिमांड करता है। कोलेट्रल मतलब गिरवी में रखा हुआ सामान या घर या मवेशी, गाड़ी, कुछ भी। तो कोलेट्रल का डेफिनेशन क्या हुआ? तो कोलेट्रल इज एन एसेट, यानी कोलेट्रल का तात्पर्य एक ऐसी संपत्ति से है दैट द बोरोवर ओन्स, जो बोरोवर का होता है। जैसे बोरोवर की जमीन, बिल्डिंग, व्हीकल यानी मकान, गाड़ी, लाइव स्टॉक यानी मवेशी या बैंक डिपॉजिट। तो ये सब जो बोरोवर की प्रॉपर्टी है उसको कोलेट्रल के रूप में लोन लेते समय लेंडर को देना पड़ता है। लेंडर कोलेट्रल डिमांड कर सकता है, डिमांड नहीं भी कर सकता है, दोनों प्रकार का कंडीशन है। लेकिन ज्यादातर केसेज में लेंडर जो है वो कोलेट्रल का डिमांड करता है। और अगर बोरोवर उसका अमाउंट को नहीं रिपे कर पाता है, चुका नहीं पाता है, तो लेंडर क्या करता है? कोलेट्रल को बेच देता है। जैसे सोना आपने गिरवी रख दिया, सोना गिरवी रख करके लोन ले लिया, और अगर आप नहीं चुका पाए तो लेंडर क्या करेगा? आपके सोना को बेच करके अपना लोन का अमाउंट चुका लेगा। तो इस तरह से ये कोलेट्रल होता है।
तो टोटल आपने देखा कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत इंटरेस्ट रेट एक है, कोलेटरल एक है, और डॉक्यूमेंटेशन। बैंक्स वगैरह जो लोन देती है तो बैंक्स वगैरह तरह तरह का डॉक्यूमेंट्स मांगती है, डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है बैंक को। यही कारण है कि बैंक से लोन आमतौर पर जो गरीब आदमी होते हैं, जो पिछड़े आदमी होते हैं, वो लोग नहीं उतना ले पाते हैं बैंक से लोन, क्योंकि उतना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखना, उतना ऑफिस में भाग दौड़ करना सबों के बस की बात नहीं होती है। तो देखिए फिर से टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत कौन कौन सी आया, तो इंटरेस्ट रेट आया, कोलेटरल आया, एंड डॉक्यूमेंटेशन आया, और मोड ऑफ पेमेंट, यानी जो पैसा लौटाना है वो किस प्रकार से लौटाना है, मंथली देना है, ईयरली देना है, ये सबको सामूहिक रूप से कहा जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, ये वैरी करता है केस टू केस, ये वैरी करता है लेंडर के ऊपर, ये वैरी करता है बोरोवर के ऊपर। जिसे कोई लेंडर भी रहता है, कुछ काइंड हार्टेड टाइप का आदमी रहता है, दयालु टाइप का आदमी रहा, तो कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट लूज रखा। लेकिन अगर लेंडर काफी कठोर आदमी है, क्रूर आदमी है, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है काफी हार्श होता है, काफी कठोर होता है। बोरोवर के ऊपर भी ये कुछ कुछ डिपेंड करता है कि बोरोवर किस प्रकार का आदमी या किस प्रकार का इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर भी। जैसे बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको कम ही इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाता है। आम लोग जो लोन लेते हैं, तो इस प्रकार से लोन यानी क्रेडिट देने वाला सोर्सेज दो प्रकार का होता है, एक फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट और एक इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। दोनों में डिफरेंस समझिए। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट के अंतर्गत आता है बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत आता है मनी लेंडर, यूजर, ट्रेडर, फ्रेंड्स एटसेट्रा। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत इंटरेस्ट रेट कम होता है। इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट यानी बैंक्स के कार्यों को मॉनिटर करने का काम एक सेंट्रल अथॉरिटी यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के कार्यों को रेगुलराइज करने वाली कोई संस्था नहीं होती है, यानी मनी लेंडर, यूजर, ट्रेडर, ये सब के को रेगुलराइज करने वाला, ये सब के लोन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता है। फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने के बाद किसी व्यक्ति को अपने इंटरप्राइज में, अपने कार्य में सक्सेसफुल होने का चांस ज्यादा होता है। इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट से लोन लेने पर सक्सेस की संभावना बहुत अधिक नहीं होती है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हायर होता है और इसलिए बोरोवर को अक्सर कर्ज के जाल में फंसने का डर बना रहता है। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में डेट ट्रैप में बोरोवर के फंसने की संभावना कम होती है। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट से यानी बैंक से लोन लेने पर लोगों के डेट ट्रैप में फंसने की संभावना कम होती है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर
यानी मनी लेंडर, यूजर इत्यादि से, सूदखोरों से पैसा लेने पर डेट ट्रैप में फंसने की आशंका काफी अधिक होती है। अब इसके बाद हम लोग ये स्टडी करते हैं कि जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को सुपरवाइज करती है, यानी बैंकों की एक्टिविटी को सुपरवाइज करने का काम आरबीआई करती है। तो कैसे सुपरवाइज करती है? तो बैंकों की एक्टिविटीज को सुपरवाइज करने का काम आरबीआई करती है, यानी बैंक क्या काम कर रही है, किसको लोन दे रही है, नहीं दे रही है, ये सुपरवाइज करने का काम आरबीआई का है। दूसरा, बैंक अपना जो डिपॉजिटेड मनी है, ऐसा तो नहीं कि टोटल अमाउंट को लोन एक्टिविटीज में इस्तेमाल कर रही है, ये भी सुपरवाइज करती है आरबीआई कि जो मिनिमम कैश बैलेंस है वो बैंक मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है। मिनिमम कैश बैलेंस बैंक मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है, यह सुपरवाइज करने का काम आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। इसके अतिरिक्त आरबीआई फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट यानी बैंक्स को यह मॉनिटर करती है कि बैंक जो लोन एक्टिविटी कर रही है, लोन जो दे रही है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े कैपिटलिस्टों को सिर्फ लोन दे रही है, गरीबों को, जो पुअर लोग हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज चलाते हैं, ऐसा तो नहीं कि बैंक उसको लोन नहीं दे रही है। यानी आरबीआई ये भी मॉनिटर करती है कि बैंक किसको लोन दे रही है, कितना कितना किस टाइप के लोगों को लोन दिया है, ये मॉनिटर करती है आरबीआई। इसके अतिरिक्त बैंक को 15 दिन में एक बार आरबीआई को रिपोर्ट देना रहता है कि हमने इतना लोन दिया, इतना ऐसे टाइप के आदमी को दिया लोन, इतना लोग कॉमन पीपल थे जो पर्सनल लोन लिए, इतना लोग गाड़ी के लिए लोन लिए, इतना लोग जमीन के लिए लोन लिए, इतना लोग फैक्ट्री लगाने के लिए लोन लिए, इतना लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्री के लिए लोन लिए। बैंक को हर एक 15 दिन में यह रिपोर्ट देना रहता है आरबीआई को यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इस तरह से आप अब तक ये बात समझ चुके हैं कि बैंक्स यानी फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर को मॉनिटर करने, सुपरवाइज करने का काम आरबीआई करती है। तो देखिए, एक यहां पर व्हील डायग्राम दिया है, कहता है सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर ₹1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। 2012 का एक डेटा है, कहता है 1000 रुपया में कहां से लोग कैसे कैसे लोन लेते हैं। तो 1000 रुपीज में देखिए 30% लोग लोन लेते हैं किससे, तो मनी लेंडर से। इसके बाद 8% लोग लोन लेते हैं किससे, तो रिलेटिव से और फ्रेंड से। इसके अतिरिक्त 2% लोग लोन लेते हैं अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से। 1% लोग लोन लेते हैं गवर्नमेंट से, और कोऑपरेटिव और बैंक से 25% लोग लोन लेते हैं। ओनली 25% लोग बैंक से और कोऑपरेटिव से लोन लेते हैं, और कॉमर्शियल बैंक से लोग लोन लेते हैं 25%, और अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से लोग लोन लेते हैं 5%। लैंडलॉर्ड यानी जमींदारों से लोग लोन लेते हैं 1%। ये 2012 का आपको रूरल हाउस होल्ड का यानी ग्रामीण जो किसान लोग होते हैं उसका एक डेटा था। तो देखिए, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में से ऑफ ऑल द लोन्स टेकन बाय अर्बन हाउस होल्ड, शहरों में जो लोग लोन लेते हैं वो किससे लेते हैं, तो व्हाट परसेंटेज वाज फॉर्मल एंड व्हाट परसेंटेज वाज इनफॉर्मल। तो शहरों में लोग लोन कैसे लेते हैं,
जरा ये देखिए, पुअर हाउस होल्ड यानी शहरों में गरीब घर के लोग 85% लोन लेते हैं किससे? तो इनफॉर्मल सेक्टर से, मनी लेंडर से, यूजर से। 85% शहर के गरीब लोग लोन लेते हैं। शहर के 15% लोग लोन लेते हैं किससे? फॉर्मल सेक्टर से, यानी बैंक से, कोऑपरेटिव से, इत्यादि से। अब इसके बाद शहरों के हाउस होल्ड्स विथ फ्यू एसेट्स, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी वगैरह होता है, वो किससे लोन लेते हैं शहरों में? तो 85% लोग लोन लेते हैं आपको मनी लेंडर से, यानी इनफॉर्मल सेक्टर से। और ये 53% लोग लोन लेते हैं वो मनी लेंडर से लेते हैं, और 47% लोग लोन लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से, यानी बैंक से, कोऑपरेटिव से। और वेल ऑफ हाउस होल्ड, शहरों में जो धनी मानी लोग हैं वो लोन किससे लेते हैं? ये जरा स्टडी कीजिए। तो शहरों के धनी मानी लोगों में 72% लोग लोन लेते हैं बैंक से, यानी फॉर्मल सेक्टर से। और शहरों के धनी मानी लोगों में ओनली 28% लोग लोन लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, यानी मनी लेंडर, यूजर इत्यादि से। कारण कि एक प्रॉब्लम होता है कि बैंक से लोन लेने में डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, मनी लेंडर से लोन लेने में डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए शहरों में भी धनी मानी लोग लोन लेते हैं मनी लेंडर से। अब देखिए, रिच हाउस होल्ड, जो धनी लोग हैं 90% लोग लोन लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से, यानी बैंक से, कोऑपरेटिव से। 10% लोग लोन लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, यानी मनी लेंडर और यूजर से। तो कोऑपरेटिव का निर्माण कई लोगों को मिला करके बनाया जाता है ताकि लोग जरूरत पड़ने पर लोन ले सके। इसी प्रकार से इंटीरियर एरिया में, रिमोट एरिया में जो औरतें रहती है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करती है। गरीब घरों की औरतें 5 औरत मिलकर के, 10 औरत, 20 औरत, कोई भी इसका फिक्स संख्या नहीं है, मिलकर के एक ग्रुप का निर्माण करती है। इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि हर एक औरत एक फंड बना लेती है, एक बैंक में अकाउंट सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से खोला जाता है। हर एक औरत उसमें मान लिया कि 100 रुपया महीना डोनेशन देती है। तो 20 अगर औरत का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो एक महीना में जमा हुआ, एक औरत जमा की 100 रुपया, तो 20 औरत जमा की एक महीना में 200 रुपया, यानी 2000 रुपया। साल भर में जमा हो गया 24,000 रुपीज। और इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप की जितनी 20 मेरा माना हुआ है, ये फिक्स नहीं है, कितना भी संख्या हो सकता है। तो 20 औरत में से अगर किसी को जरूरत हुआ तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके उसको एक कोई औरत इस्तेमाल कर सकती है। इसके ऊपर मामूली इंटरेस्ट लगता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से कभी एक औरत को जरूरत हुआ, कभी दूसरे को जरूरत हुआ तो दूसरे को लोन मिला, कभी तीसरे को जरूरत हुआ, यानी सभी मिलकर के मंथली या अर्ली जमा कर रही है, एक अकाउंट बन गया। सबसे बड़ा बेनिफिट इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का बैंक अकाउंट होता है। अब बैंक अकाउंट में रेगुलर इसमें डिपॉजिट होता है, सभी मेंबर का पैसा जमा होता है। विड्रॉ होता है, किसी एक मेंबर को, 2 मेंबर को काम आया, उस अमाउंट को दिया जाता है। फिर जो मेंबर लेती है पैसा, वो फिर अपना काम हो जाने के बाद पैसा हो गया तो लौटा देती है, फिर डिपॉजिट रीपे कर देती है। और इस तरह से बैंक में एक क्रेडिट बन जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। इस क्रेडिट को आधार मान करके बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन भी दे देती है।
यानी अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप का बैंक में, किसी बैंक में अकाउंट मेंटेन चल रहा है, रेगुलर रूप से डिपॉजिट और विड्रॉवल का काम हो रहा है, तो बैंक उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को आवश्यकता पड़ने पर अपना लोन दे देती है। जितना अमाउंट नहीं है जमा सेल्फ हेल्प ग्रुप के अकाउंट में, उससे ज्यादा वो लोन दे देती है बैंक। जिस मेंबर को मिला लोन, वो अपना काम होने के बाद फिर वो अमाउंट रीपे कर देगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और इस प्रकार से बैंक को मिल जाता है। तो इस प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लोग इंटीरियर एरिया में जो गरीब महिलाएं हैं, वो एक मामूली फंड का निर्माण कर लेती है और उसने अपनी आवश्यकता के अनुरूप लोन उसको मिल जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप से। सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव सामानों को सस्ते दर पर खरीदने का काम भी करती है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के फंड से या कोऑपरेटिव के फंड से थोक रेट में खरीद लिया गया सामान, साबुन है, सबको जरूरत है, तो थोक रेट में खरीद लिया गया। तो मान लिया कि कंपनी है हिंदुस्तान लीवर, लक्स साबुन बनाया, तो वहीं से लक्स को खरीद लिया, कम पैसा में पड़ा, उसमें मामूली प्रॉफिट लेकर के मेंबर को दे दिया गया, तो कम पैसा में, मार्केट से जितना आप खरीदिएगा उससे कम पैसा में आपको कोऑपरेटिव या सेल्फ हेल्प ग्रुप दे दिया। तो इस तरह से कोऑपरेटिव का निर्माण करके, सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करके लोग काफी लोन की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। इसी के साथ इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।